हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ सिली पॉइंट। आज एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड है। वलीद तो है ही हमारे साथ, लेकिन आज एक बहुत स्पेशल गेस्ट है हमारे साथ। समवन हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन, द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ क्रिकेट कहते हैं, मिस्टर मिर्ज़ा इकबाल बेग। इकबाल भाई, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर शो। वालेकुम अस्सलाम जाहिद, आपका और वलीद का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये आपके कॉम्प्लीमेंट्स हैं मेरे बारे में। इन कॉम्प्लीमेंट्स को देखते हुए मैं एक बात आपको बता दूं, आपने मुझे इंसाइक्लोपीडिया ऑफ क्रिकेट कहा। पाकिस्तानी टीम का एक बहुत बड़ा सुपरस्टार वो मुझे मिला और मुझसे कहने लगा आपको नादरा में होना चाहिए, नेशनल डाटा रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी जो है पाकिस्तान की। तो मैंने उसको जवाब दिया, मैंने कहा तुम मुझे नादरा का तो कह रहे हो, लेकिन ये याद रखो मैं तुम्हें ये भी बता दूंगा कि तुम कौन से हॉस्पिटल में पैदा हुए। तो वो बैकफुट पे चला गया फौरन। तो ये लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स हैं, मोहब्बत है लोगों की, और ये अल्लाह ताला का करम है कि मुझे याद रहती हैं चीजें, आपकी भी मोहब्बत। और आज मैं पहली दफा सिली पॉइंट पे आया हूँ। सिली पॉइंट में तो मतलब उमूमन क्रिकेट में जो इस्तिलाह होती है सिली पॉइंट की, वो तो जो जूनियर खिलाड़ी है ना उसको सिली पॉइंट पे खड़ा कर दिया जाता है ताकि गेंद लगे तो उसको लगे। मेरे घर के पास रहता है आसिम कमाल, शायद आप जानते हो, जी जी पाकिस्तान की बिल्कुल। जानिब से जी जी 12 टेस्ट मैचेस खेला उसने। 12 99। टेस्ट मैचेस में हाँ 8 मिस सेंचुरियां बनाई, और पहले टेस्ट में 2003 में 99 पर आंद्रे नेल की गेंद पर इनसाइड एज पर बोल्ड हुआ गद्दाफी जी जी स्टेडियम लाहौर में। एंड ही इज द बिल्कुल। ओनली पाकिस्तानी क्रिकेटर हु गॉट आउट ऑन 99 ऑन हिज डेब्यू। तो वो हम्म। सिली पॉइंट पे खड़ा होता था, तो मैं उससे पूछता था कि आसिम, सिली कहता है इकबाल भाई वो जो है ना कुर्बानी का बकरा बनाते हैं जूनियर खिलाड़ी को, ताकि अगर गेंद भी लगे तो उसको लगे। तो आज सिली पॉइंट पर मैं खड़ा हूं, लेकिन मैं जूनियर नहीं हूँ, मेरा एक्सपीरियंस मेरे साथ है। नहीं नहीं, हम आज हैं सिली पॉइंट। हमने शुरू इसीलिए किया, नाम भी इसलिए था कि हम जाहिर है फैंस हैं क्रिकेट के। हमें जाहिर है प्रोफेशनल जर्नलिज्म वगैरह में तो नहीं है, बट वही है कि एक बात करते थे साहब, हमने कहा कि चलो इसको अब पब्लिक के साथ शेयर करते हैं अपने ओपिनियंस को। थोड़े कंट्रोवर्शियल होते हैं कभी कभार, जैसे सिली पॉइंट में होता है रिस्की, कभी शॉट तेज आ जाए तो बॉल लगने के भी डेंजर होता है। तो हमारा कभी लेकिन कुछ लेकिन जाहिद देखें, अगर आप कंट्रोवर्सी नहीं लाएंगे ना, आप सीधा सीधा करेंगे, कोई नहीं देखेगा। अगर सही बात है। इनसाइड चीजें, ये तो है। कंट्रोवर्सी, ये वो मेरा कहते हैं अपना ना कि ईमान है। वो कहते हैं मसाला मसाले के बगैर मजा नहीं आता। बस इसका सिली आप पॉइंट की जो पॉडकास्ट है उसका भी यही चक्कर है। वो वलीद, आप अगर कोई खाना पकाएं और बगैर मसाले के, तो तीखा पीका तो मरीजों को जाता है ना। सही अगर बात आप है। आम सही लोगों बात को है। खिलाना चाहें तो उसमें खूब स्पाइसी बनाएंगे, तो फिर वो सही मजेदार बात है। किस्म का होगा, सही लोग बात। उसका जिक्र करेंगे। बिल्कुल। सही बात। क्रिकेट की तो बात करते ही हैं इकबाल भाई, लेकिन स्टार्ट में एक सवाल आपसे पूछना है तो आप ऑब्वियसली क्रिकेट की दुनिया में एक बहुत बड़े नाम, लेकिन सुना है कि आपने अपनी इनिंग्स का आगाज फॉर्मूला वन से किया था, क्या ये सच है? हाँ, हाँ, बिल्कुल। सबसे बड़ी मतलब नाम तो अल्लाह पाक का है, मैं क्या हूँ, मैं तो एक छोटा सा उसका बंदा हूँ, लेकिन उसकी बड़ी मेहरबानी, उसका बड़ा करम। वो ऐसा था कि तौसीफ अहमद मेरे दोस्त हैं, टेस्ट क्रिकेटर जो जी जी। पाकिस्तान के, जब उन्होंने अपना डेब्यू किया था, वो सिंड्रेला स्टोरी है, आपको पता है ना, कि इलियास खान बाहर हो गया और तौसीफ अहमद को नेट पर ले गए थे, हमारे एक दोस्त थे, वो उनका नाम मलिक रियाज था, ये वो वाले नहीं, बहरिया टाउन वाले। तो अच्छा। वो उन्हें ले गए थे नेट पर, और उनसे जो बॉलिंग कराई, पहले उनको फटी हुई गेंद दी, और फिर उसके बाद उनको जब देखा कि यार इस लड़के में दम है, तो फिर उनको एक हार्ड बॉल दे दी और उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। एंड ही मेड हिज टेस्ट डेब्यू इन 1980 एट नेशनल स्टेडियम कराची। आई वाज एन आई विटनेस ऑफ दैट मैच, मैं उस पे मौजूद था। तो मेरी उससे दोस्ती थी तौसीफ से। तो मुझे कमेंट्री का बड़ा शौक था, और मैं कमेंट्री के लिए जो पाकिस्तान में लाउड स्पीकर्स पर उस वक्त, अब तो हालात जरा डिफरेंट हो गए, तो लाउड स्पीकर पे कमेंट्री होती थी। तो मैं 6 सितंबर 14 अगस्त को जो ओकेजन्स होते थे, उनमें जो एग्जीबिशन मैचेस होते थे, मैं उस पर कमेंट्री करता था। तो लोगों ने मुझे कहा कि यार तुम इतनी अच्छी कमेंट्री करते हो, तुम रेडियो में क्यों नहीं ट्राई करते? मैंने कहा मेरी कोई सिफारिश नहीं है। तो तौसीफ अहमद मेरा दोस्त था, उसने कहा यार इकबाल मैं तुझे लेकर चलूंगा। अच्छा, उससे पहले वो मेरे पास आता था, होंडा 125 मोटरसाइकिल थी, वो टेस्ट भी खेला होता। अब तो आपको पता है ना, क्रिकेटर टेस्ट खेल लेते हैं तो वो किस अब किस तो तरह मर्सिडीज खरीद लेते सही हैं और छह बात क्या छह है। क्या गाड़ियां है। अब तो छह गाड़ियों से बहुत नीचे बात गाड़ी नहीं होती। गाड़ियां, आप देखें उमर अकमल बेचारा पकड़ा भी जाता है कि वो चालान हो जाता है, उसका फड्डा हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें। तो तौसीफ अहमद ने उस वक्त नई नई गाड़ी खरीदी थी, वो थी सुजुकी एफएक्स। तो वो उस वक्त 55,000 रुपए की मिलती थी, मुझे ये भी याद है। तो उसको चलानी इतनी नहीं आती थी, उसने कहा चलते रेडियो पाकिस्तान, बस कलमा पढ़ के बैठ गए उसके साथ तौसीफ के,
और वो हमें ले गया रेडियो पाकिस्तान। वहाँ प्रोड्यूसर उसके जानने वाले थे तौसीफ भाई के, तो मोहम्मद नकी मरहूम, वो में एक प्रोग्राम होता था आलमी स्पोर्ट्स राउंड अप, वो करते थे, उनकी आवाज में बड़ी गरज थी। तो वो ले गए, तो जब नकी साहब ने को उसने मिलवाया कि ये बड़ा टैलेंटेड लड़का है और ये कमेंट्री बड़ी अच्छी करता है। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 1987 की, अब अंदाजा लगा लें 33 इयर्स अगो। तो उस वक्त 87 का वर्ल्ड कप भी होने वाला था। तो नकी साहब ने कहा, वो खुद भी कमेंट्री करते थे, उन्होंने कहा यार कमेंट्री वगैरह तो छोड़ो, ये पढ़ा लिखा है। उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा खबरें बना लेगा। उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा अच्छा जाओ इसको, वो एक बड़ा सा हॉल था, वहां लेकर गया एक बंदा उनका, मैं समझा क्रिकेट की खबर देगा। तो उस वक्त वो बीबीसी का जो वर्ल्ड स्पोर्ट्स राउंड अप आता था 5:45 पे, वो टेप करते थे और उसमें से खबरें निकालते थे, क्योंकि उस वक्त तो इतना कंप्यूटर भी नहीं था, इतनी दुनिया फास्ट नहीं थी। तो उसने मुझे फार्मूला 1 रेस की खबर दे दी। अब मैंने कहा यार मैं तो क्रिकेट के चक्कर में आया हूँ, मैं किधर फंस गया। लेकिन मैंने कहा अगर देखो तुम्हें घुसना है, काबे में दाखिल होने के कई दरवाजे हैं, तो अगर तुम्हें दाखिल होना है तो यू विल हैव टू प्रूव योरसेल्फ। तो मैंने वो खबर बनाई, पढ़ी, 2 महीने तक मैं ऐसी, मतलब समझ ली 2 हफ्ते तक ऐसी होता रहा। फिर मुझे पहली क्रिकेट की खबर मिली, इंग्लैंड का एक फास्ट बॉलर था ग्राहम डेली, उसकी खबर, आई स्टिल रिमेम्बर दैट, और वो आलमी स्पोर्ट्स राउंड अप में चली। और फिर वो शुरू हो गया। वकार यूनुस भी मेरा प्रोग्राम सुनता था, मैं आपको बताऊं, अभी मैंने उसका इंटरव्यू किया एक्सप्रेस न्यूज के लिए, तो उसने मुझे कहा कि इकबाल भाई मैं रात को 10:05 पे रेडियो लगा के रखता था कि शायद हमारा नाम ले लें इकबाल भाई हमारी परफॉर्मेंस पे। तो वो अल्लाह का बड़ा करम है, बस वहीं से मेरा सिलसिला शुरू हो गया, फार्मूला 1 से फिर क्रिकेट की तरफ आ गया। नहीं नहीं, बिल्कुल, बहुत हार्ड वर्किंग, लिटरली कहते हैं ना, स्टार्टेड फ्रॉम द बॉटम वाला, कि कोई बात नहीं, कुछ भी हो, एक इंस्पिरेशन हमारे लिए कि आप रिगार्डलेस ऑफ व्हाट कम, जो मिले आपको, आपने स्टार्ट किया, चाहे क्रिकेट हो, फार्मूला 1 हो। और चलें क्रिकेट की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान की रीसेंट T20 सीरीज के बारे में बात करते हैं, और इंग्लैंड का टूर रहा 2.5 महीने के तवील अरसे बाद फाइनली एक मैच पाकिस्तान जीत गया। तो एक तो आपके तासुरात लेने थे T20 सीरीज के बारे में, और दूसरा ये कि ऑल्दो हमने देखा कि ऑब्वियसली मोहम्मद हफीज ने बहुत बड़ा अच्छा खेला सीरीज से पहले, दोनों हफीज और मलिक के ऊपर काफी सवाल थे। तो आपका ओपिनियन लेना था, ये क्या बैलेंस होना चाहिए पाकिस्तान की टीम में? हैदर अली को भी देखा हमने कि बहुत अच्छा खेला उन्होंने, तो ये क्या मतलब, ठीक है अभी शॉर्ट टर्म में एक मैच हम जीत गया फीस की वजह से, लेकिन क्या लॉन्ग टर्म में हमें वही बात है कि और यंगस्टर नहीं ट्राई करनी चाहिए कि 2-3 साल बाद अगर वर्ल्ड कप देखें, 2 वर्ल्ड कप आ रहे हैं तो? देखिए जो हमारे हेड कोच है ना मिसबाह-उल हक, उनका थोड़ा सा डिफेंसिव माइंडसेट है। लोग पहले भी कहते थे उन पे 2011 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के बाद टुक टुक का इल्जाम लगा। बड़े अच्छे बैट्समैन हैं, बड़े जबरदस्त प्लेयर हैं, पाकिस्तान के रहे हैं, पाकिस्तान के कामयाब तरीन टेस्ट कप्तान थे, लेकिन उनकी स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आती। लगता है वो हेड कोच, चीफ सेलेक्टर बनने के बाद सीख रहे हैं, हालांकि सीखा सिखाया बंदे को आना चाहिए था। और आपने जो बात की यंगस्टर्स को चांस नहीं देते, मैंने आज एक चैनल पे उसमें बीपर में कहा कि आप देखें कि आप हैदर अली पर इफ्तिखार अहमद को प्रेफरेंस दे रहे हैं। इफ्तिखार अहमद मिसबाह-उल हक का काबिल एतमाद दोस्त है, उसी इदारे से खेलते थे जहां इफ्तिखार, जहां से मिसबाह सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन से। और मिसबाह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते थे वो 3 डायमेंशनल क्रिकेटर है, हालांकि मुझे तो वो हाफ डायमेंशनल भी नहीं लगता, क्योंकि ठीक है उसने परफॉर्मेंस दी, नो डाउट इन दैट, लेकिन लोग कहते हैं तो उसने क्या किया कि मिसबाह ने अपने लोगों को अकोमोडेट करने की कोशिश की। हैदर अली को जो है वो, मतलब समझ लीजिए उसको जाया किया। हैदर अली के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन जो आपके व्यूअर्स हैं सिली पॉइंट पे उनको बताता चलूं कि हैदर अली का ताल्लुक अटक से है। अटक वही शहर है जहां से एक पाकिस्तान का फास्ट बॉलर आया था, आपको याद होगा, लोग शायद भूल जाएं, उसका नाम था हाफिज यासिर अली। और अगस्त 2003 में मुल्तान टेस्ट, जो इमामुल हक की रिवाइवल का टेस्ट था जिसमें उसने सेंचुरी स्कोर की थी, उस टेस्ट में वो खेला था। और वो इसलिए याद रहेगा कि उसकी एक गेंद पर राशिद लतीफ ने बांग्लादेशी बैट्समैन आलोक कपाली का कैच जमीन से उठाया था, और राशिद लतीफ ने अंपायर को नहीं बताया था और कह दिया वो आउट है। और उसके बाद क्योंकि राशिद लतीफ के खिलाफ थे उस वक्त के पीसीबी के चेयरमैन, क्योंकि राशिद लतीफ को हैंडल करना बड़ा मुश्किल काम है, मेरे घर के पास ही रहता था, अब तो खैर इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया। तो मुझे जो बताया लोगों ने कि माइक प्रॉक्टर जो मैच रेफरी था, साउथ अफ्रीका का साबिक क्रिकेटर, उसको लगता है कि कहीं से पंप किया गया, बताया गया कि पाबंदी लगा दो, तो उसने राशिद लतीफ पर पाबंदी लगा दी और उसके बाद राशिद लतीफ का क्रिकेट कैरियर खत्म हो गया।
तो उस पाबंदी की वजह से यासिर अली को लोग हमेशा याद रखेंगे कि कौन सा ऐसा बॉलर था जिसकी गेंद पर राशिद लतीफ ने आलोक कपाली का कैच लिया, तो वो हाफिज यासिर अली था। एक टेस्ट खेलकर किस्से पारीना बन गया, लेकिन उसका ताल्लुक अटक से था, और अटक जो है वो संगम पर है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के। तो अटक को हम इसलिए याद रखते हैं, और हैदर अली अटक से आया, यंग वाइब्रेंट बैट्समैन है, टैलेंटेड बैट्समैन है, तो अल्लाह करे कि ये आने वाले वक्त में परफॉर्म करे। लेकिन उसकी एक चीज में मुझे, हो सकता है मैं क्रिकेट नहीं खेला हूं, लेकिन मुझे लगा कि वो जो है ना ऑन साइड के स्ट्रोक ज्यादा अच्छे खेलते हैं, क्रॉस बैटेड। उसको मैंने कवर ड्राइव या कट शॉट मारते हुए नहीं देखा, उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। आपको याद होगा एक हमारे पास बैट्समैन आया था जो उसका नाम था जिया, वो बड़ी हिटे मारता था, बड़ा जबरदस्त बैट्समैन था। ओवैस जिया, मुझे याद आ गया, वो चकवाल का था। ओवैस जिया जो था, जब उसने इंग्लैंड के खिलाफ पहला T20 खेला वहां पर दुबई में, तो उसने ऐसी मार लगानी शुरू की, सब हैरान हो गए। बाद में उन्होंने पकड़ लिया कोचेस ने। तो हैदर अली को जो है ना, हैदर अली में टैलेंट बहुत है, उसे अपनी इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। और यंगस्टर्स को, आपने हफीज की बात की, आप देखें हफीज ने एक रिकॉर्ड तो बना दिया है ना कि दुनिया में सबसे ज्यादा 5 मरतबा T20 सीरीज में मैन ऑफ द मैच का, जो मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड है, वो भारत के विराट कोहली को मिला है। और 4 मरतबा हफीज मैन ऑफ द सीरीज हुआ है। 155 रन हफीज ने किए। अप्रैल 2003 में उसने अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उससे बड़े जबरदस्त मसाइल चल रहे हैं। आपने देखा होगा उसने गोल्फ खेलते हुए एक बुजुर्ग खातून के साथ तस्वीर जो अपनी ट्वीट की, तो क्रिकेट बोर्ड नाराज हो गया और उसको नोटिस दे दिया। उससे पहले आपने देखा होगा यहाँ जब उसका कोविड का टेस्ट हुआ मोहम्मद हफीज का, वो पॉजिटिव आया, उसने अपना दोबारा कराया, वो नेगेटिव आ गया। बहुत सारे मसाइल थे, क्रिकेट बोर्ड वाज नॉट हैप्पी विद हफीज। और आप नोट करें दोनों जाहिद और वलीद के, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कई खिलाड़ियों के इंटरव्यू ऑनलाइन जो थे वो अरेंज कराए, लेकिन मोहम्मद हफीज का कोई इंटरव्यू नहीं कराया। आप नोट करें, कल वो मैन ऑफ द सीरीज हुआ, कल भी उन्होंने नहीं कराया। इट मींस कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वो ब्लू आइड बॉय नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आंखों में खटक रहा है। मुझे लगता है इस सीरीज में उसको चांस देकर लगता ये था कि ये खुदा हाफिज टाटा बाय बाय करना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर था। उसने दोनों इनिंग्स में जो आई उसकी उसने निफ सेंचुरियां बना दी। तो आई थिंक एक आध सीनियर को आपको लेकर चलना पड़ेगा। बाबर आजम अभी कप्तानी का वो उसमें मटीरियल ही नहीं है। आप नोट करें, कल वो हारिस रऊफ पे गर्म हो गया, देखा होगा आपने। और बाबर आजम जो वो इज अ वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, ही इज डेवलपिंग इनटू अ वर्ल्ड क्लास बैट्समैन। नॉट अभी वो इयन स्मिथ की स्टीव स्मिथ की तरह नहीं है, अभी वो विराट कोहली की तरह नहीं है, अभी वो केन विलियमसन की तरह नहीं है, लेकिन अभी वो डेवलप हो रहा है। हम उसको चलने तो दें। हम लोग अपने प्लेयर्स को मिलाना शुरू कर देते हैं। 2008 के अंडर 19 वर्ल्ड कप के बाद, जिसमें भारत का कप्तान विराट कोहली था, पाकिस्तान का कप्तान इमाद वसीम था, उस टीम में शान मसूद, उस टीम में उमर अकमल, उस टीम में बेशुमार अहमद शहजाद, मोहम्मद आमिर, कई प्लेयर्स थे। तो आप उस वक्त, उसके बाद अहमद शहजाद को विराट कोहली से मिलाना शुरू कर दिया था हमने। अब वो कहाँ गया अहमद शहजाद, किससे उसकी सिर्फ शक्ल मिलती थी और कुछ नहीं मिलता था। हाँ, शक्ल भी। दूसरे वो सेल्फी एक्सपर्ट है ना, आपको पता है वो सेल्फी कैसे बनाता है। बिल्कुल। मैंने उसकी एक बचपन की तस्वीर ट्वीट की थी, शायद आप ट्विटर पे मुझे नहीं फॉलो करते। उसमें अब्दुल कादिर के साथ एक इंतहाई मासूम बच्चा खड़ा हुआ है। तो अहमद शहजाद मुझे जब मिलेगा तो मैं इससे पूछूंगा, यार तू कितना मासूम था बचपन में, अब क्या हो गया तुझे। अच्छा लड़का है, लेकिन अभी रिसेंटली उसकी केविन पीटरसन ने बड़ी उसकी जो है वो थोड़ी सी तबीयत जो है वो की, इंस्टाग्राम पे। जी मुझे याद है। बाबर आजम की लोग कहते हैं, हाँ, इसमें मैं कंप्लीट कर दूं, लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा अदाकार है। आपको याद होगा 2017 में वेस्ट इंडीज में सीरीज हुई, वो जख्मी हो गया और बड़े उसको स्ट्रेचर पे ले जाया गया। हम परेशान हुए कि क्या इंजरी हो गई। थोड़ी देर बाद अहमद शहजाद साहब मैदान में थे। तो वो उसको ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए था अदाकारी का। तो फुटबॉल में होता है ना, कभी कभार वो पेनल्टी लेने के लिए डाइव लगा लेते हैं। तो जी बाबर आजम की आपने बात की, और आपकी बात बिल्कुल सही है कि अभी इट्स वेरी अनफेयर कि उसको कंपेयर करना ही नहीं चाहिए एस्टैब्लिश प्लेयर से, बिकॉज जैसे आपने कहा कि वो अपने आप को अभी एस्टैब्लिश कर रहा है एंड ही हैज गॉट अ लॉट ऑफ टैलेंट। लेकिन मेरा बाबर आजम, आई थिंक टेस्ट सीरीज भी ठीक है, उसने डिसेंट खेला। इंग्लैंड में बैटिंग करना आसान नहीं होता, और उसने पहले अभी पिछले 1-2 सालों में अपने आप को टेस्ट में अपना नाम उसने बनाना शुरू कर दिया है। वनडे में तो देयर इज नो डाउट उसका बहुत बड़ा नाम है ऑलरेडी। T20 का मेरा जो थोड़ा सा उससे इख्तिलाफ है वो ये है उसकी स्ट्राइक रेट का। बाबर आजम का स्ट्राइक रेट जो है वो रहता है मिड 120s में, अभी पिछले मैच में 120 से भी नीचे था।
एवरेज उनकी बहुत अच्छी है, 50 से ऊपर की एवरेज है। पिछले कोई आई थिंक 12-18 महीनों से वो कंसिस्टेंटली टॉप 5 या अभी पिछले साल से तो आई थिंक नंबर 1 वो कर रहे हैं। लेकिन स्ट्राइक रेट, आपका क्या इस पे वो थॉट्स हैं? उनका स्ट्राइक रेट, उनका रोल एक डिफरेंट है इस टीम में कि वो अपना स्ट्राइक रेट पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, या उनको इस पे थोड़ा काम करना चाहिए? इसमें मैं अगर आपकी बात एक सही ऐड है कर दूं जी। जी, एक ऐड कर दूं इसी के अंदर, आप दोनों का साथ जवाब दीजिएगा। इसके ऑपोजिट आर्ग्यूमेंट है फखर जमान टाइप बैट्समैन, जिनका स्ट्राइक रेट शायद बहुत अच्छा हो, लेकिन वो वही होते हैं, एक मैच में वो 36 कर देते हैं 20 बॉलों पे, अगले मैच में वो 0 पे आउट हो जाते हैं। तो वो एक बैलेंस हमें नहीं मिल पा रहा है। जैसे आप इंग्लैंड को देखें, उनके बैंटन जैसा प्लेयर आते ही मतलब उसने मारना शुरू कर दिया, तो वो एक बैलेंस जो है ना वो नजर नहीं आता हमारी टीम में। नहीं, आप पहले वलीद ने जो सवाल किया, फिर जाहिद आपने उसको आगे बढ़ाया। मैं समझता हूँ कि बाबर आजम को अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करना पड़ेगा। बाज लोग, अब आप देखें जो दूसरा T20 था उसमें बाबर आजम ने फखर जमान के साथ ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी की, लेकिन बाबर आजम किस तरह से खेला उसके बरक्स आप ऑयन मॉर्गन को देख लें, 33 गेंदों पर उसने 60 रन बनाए। तो बाबर आजम का स्ट्राइक रेट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये तो काम है बैटिंग कोच का, ये काम है हेड कोच का कि उसको बताएं। उसके नातवा कांधों पर, कमजोर कांधों पर इतना बोझ डाल दिया है कि पहले वो अपनी कारकर्दगी के चक्कर में रहता है कि यार मैं रन्स करूंगा तो टीम वो होगी। तो यही पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया है कि हम अपने खिलाड़ियों को इतनी जल्दी हीरो बना देते हैं और जब वो फेल होता है तो जीरो बना देते हैं। तो मेरे ख्याल में उस प्रेशर की वजह से भी उसका स्ट्राइक रेट वो बढ़ा नहीं पा रहा कि मैं आउट हो गया तो क्या होगा मैं मेन बैट्समैन हूँ पाकिस्तानी टीम का, फखर जमान कभी चलता है कभी नहीं चलता। उसके ये सारी चीजें उसके जहन में गर्दिश कर रही होती हैं कि फिर कौन होगा, क्योंकि अगर मुखालिफ टीम दुनिया के नंबर 1 वर्ल्ड T20 बैट्समैन को आउट कर लेगी तो दबाव तो नीचे वाले वो बैट्समैनों पे पड़ेगा ना। तो मेरे ख्याल में ये सब चीजें उसके जहन में गर्दिश करती हैं, जिसकी वजह से उसका स्ट्राइक रेट इतना अच्छा नहीं है। क्या आपके ख्याल में कैप्टनसी का एक और एडिशनल बोझ फिर आ गया, तो क्या उसको कैप्टनसी से अभी इट्स टू सून किसी और को एक्सपीरियंस की? अभी हमने कल भी देखा था कि जब मार पड़ना शुरू की, मोइन अली ने मारना शुरू किया, तो वो कभी सरफराज के पास जा रहा है, कभी मलिक के पास जा रहा है। तो एक रहता है ना कि वो कंट्रोल में भी लगता है। फिर वही आपने हाईएस्ट रॉफ की बात की, जब उसको छक्का लगा तो वो फिर उसने गुस्सा दिखाया। तो क्या लगता है कि बहुत कुछ बहुत ज्यादा आ गया है बाबर आजम के ऊपर, या दिस इज पार्ट ऑफ द गेम और इनको करना पड़ेगा ये? नहीं, बाबर आजम को देखें बहुत जल्दी उन्होंने डाल दिया है। मेरे ख्याल में उसको एज अ वाइस कैप्टन ग्रूम करते और ग्रूम करके उसको आगे लेकर जाते, लेकिन बदकिस्मती है हमारे यहाँ कि मैंने बताया ना कि जब एक खिलाड़ी को इतना चढ़ाते हैं कि आसमान पे पहुंचा देते हैं, और जब वो नीचे गिरता है तो बिल्कुल कहीं नहीं होता। आपको सुहेब मकसूद याद होगा, वो मुल्तान का था, वो लोग कहते थे दूसरा इंजमामुल हक आ गया, याद होगा आपको कि मुल्तान का दूसरा, तो वो कहाँ चला गया। तो हमारे यहाँ ये हमारे अलमिया है। बाबर आजम पे हम, मुझे लगता है कि उसे वाइस कैप्टन बनाकर बहुत जल्दी की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और फिर उसके बाद उसे तीनों फॉर्मेट का कप्तान बना दिया। एक एक फॉर्मेट में सीखता जरा, लेकिन उसको टेस्ट का भी वो उसका कप्तान, उसको टेस्ट दोनों फॉर्मेट का बनाया, और अब टेस्ट का वाइस कैप्टन बनाया हुआ है, अजहर अली की जगह वो लेगा। मेरे ख्याल में इट्स टू अर्ली फॉर बाबर आजम। पहले वो अभी 5 साल तो हुए उसका करियर। मैंने जब उसने शुरू किया 2015 में, जून 2015 में, आई स्टिल रिमेम्बर दैट, जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान आई थी। 3 मार्च 2009 को श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ था गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के बाहर। उसके बाद से कोई टीम पाकिस्तान नहीं आई थी। तो जिम्बाब्वे की टीम जो थी वो 6 साल के बाद जून 2015 में पाकिस्तान आई थी। तो बाबर आजम ने उधर अपना डेब्यू किया था। अंडर 19 में पाकिस्तान की कप्तानी कर चुका है। इनके अब्बा इनको बड़ा सपोर्ट करते हैं, मोहम्मद आजम सिद्दीकी। फिर वही क्रिकेटर कहेगा कि इकबाल बेग को नादरा में होना चाहिए, लेकिन इनके अब्बा जो है ना मोहम्मद आजम सिद्दीकी, इनको बड़ा सपोर्ट करते हैं। और वो इनके अब्बा जो है वो कामरान अकमल के वालिद के भाई हैं छोटे। कामरान अकमल का ये कजन है ना, आपको पता है, अकमल सिद्दीकी कामरान अकमल के अब्बा है, और इसके अब्बा आजम सिद्दीकी हैं। पिछले साल PSL हो रही थी, तो जिस होटल में ये ठहरा था, मैं भी वहीं ठहरा था, तो मैंने देखा दरवाजा खुलता था तो अंदर से अब्बा और बाबर आजम निकलते थे। तो मुझे वो भी वक्त याद है। लेकिन वो उसको सपोर्ट करते हैं, बहुत बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। लेकिन अभी मेरे ख्याल में इट्स टू अर्ली टू मेक हिम, टू गिव हिम सच रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आई थिंक कि अभी उस पर असर पड़ेगा उसकी कारकर्दगी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा आई गेस स्टेप बैक लेते हैं। पाकिस्तान T20 की हमने बात की है। एक दो चीजें जो मैं नोटिस की, पाकिस्तान के, एक तो टैलेंट की बहुत बात होती है। हमने एक एपिसोड भी पिछली की थी कि फ्यूचर पाकिस्तान का क्या है इसके बाद। अब आप सारी जिंदगी तो जाहिर है, चाहे टेस्ट मैचेस हो, उसमें आप अजहर अली या असद शफीक पे रिलाई नहीं कर सकते, ना आप हफीज मलिक पे कर सकते हैं।
और उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग मैंने एक पैटर्न देखा रिसेंटली, आप इकबाल भाई ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, कि पाकिस्तान के हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा बड़े प्लेयर होते थे, वो हमेशा लाहौर और कराची से आते थे। लेकिन अब आपने नोटिस किया होगा कि सेकंड T20 मैच में आई थिंक पाकिस्तान कराची का कोई भी प्लेयर नहीं खेल रहा था, और तीसरे वाले में सिर्फ सरफराज अहमद थे, और वो भी कह सकते हैं कि जगह पक्की शायद नहीं है टीम के अंदर। टेस्ट मैच में फिर भी शान मसूद हैं, फवाद आलम भी इन एंड आउट ही रहते हैं। तो ये क्या एक ट्रेंड आ रहा है कि ज्यादातर से आपने हैदर अली का बोला वो भी नॉर्थ से हैं, तो एक ट्रेंड आ रहा है कि ज्यादातर प्लेयर सब नॉर्थ से आ रहे हैं। अब आप आप रिजवान को देखें, वो भी नॉर्थ से हैं, सारे फास्ट बॉलर्स, शाहीन, नसीम। तो ये एक ट्रांजिशन क्या आ रहा है कि अब ज्यादा टैलेंट जो है वो नॉर्दर्न साइड से आ रहा है, कराची की क्रिकेट खत्म हो गई है, कराची के लोग मसाइल में फंस गए हैं। तो क्या ये ट्रेंड है? देखिए, कराची भी और मैं समझता हूँ लाहौर की क्रिकेट भी सफर कर रही है। वहां पर भी सियासत बहुत है, टीम के सिलेक्शन में बड़ा शोर मचता था। कराची में भी सियासत बहुत है, टैलेंट नहीं आ रहा। लेकिन आप देखें कि एक जमाना था कि नॉर्थ, यानी कि आप खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वहां से बहुत कम प्लेयर्स आते थे। मुझे अच्छी तरह से याद है 1976 में एक उनका लेफ्ट आर्म स्पिनर आया था जिसका नाम था फर्रुख जमान, और 1976 में हैदराबाद के नियाज स्टेडियम में जो टेस्ट मैच हुआ वो खेला, और एक ही टेस्ट खेलकर वो किस्से पारी ना बन गया। उसके बाद बहुत कम प्लेयर्स आए, जाकिर खान आए, वो भी ज्यादा अरसा नहीं खेले, और भी एक अख्तर सरफराज आए, और भी कई प्लेयर्स आए जो ज्यादा अरसा नहीं खेले। लेकिन फिर उसके बाद वहां से प्लेयर्स आना शुरू हुए। आप देखें, यासिर हमीद आया, जिसने पाकिस्तान का वाहिद बैट्समैन है जिसने अपने डेब्यू टेस्ट की दोनों इनिंग्स में सेंचुरियां बनाई है, अगस्त 2003 में वर्सेस बांग्लादेश एट कराची। फिर यासिर हमीद के बाद बेशुमार क्रिकेटर, यूनुस खान, वो भी स्वाबी का है, अगरचे वो कराची में रहता था, मर्दान का है, तो यूनुस खान आया, फिर यासिर शाह आया, फिर जुनैद खान आया, शाहीन आफरीदी आया, फखर जमान, हालांकि कराची में नेवी से जब जॉब करता था, क्रिकेट खेलता था, लेकिन बेसिकली ही इज फ्रॉम मर्दान। तो बेशुमार खिलाड़ी आए। उसकी वजह मैं ये समझता हूँ जाहिद और वलीद, कि इंस्पिरेशन थी कि यूनुस खान ने नाम बनाया, और खैबर पख्तूनख्वा में तो इतनी फैसिलिटीज भी नहीं है क्रिकेट की। शाहिद आफरीदी अगरचे वहाँ उनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से, लेकिन सारी क्रिकेट कराची में खेली। तो मुझे ये लग रहा है कि केपीके से जो प्लेयर्स आना शुरू हुए और कराची लाहौर की डोमिनेंस खत्म की, उसकी बुनियादी वजह ये है कि एक तो वो मेहनती बहुत हैं, सख्त जान बहुत हैं। कराची और लाहौर के लड़के जो हैं वो पबजी खेल रहे होते हैं, वो कंप्यूटर पे बैठे होते हैं, मैं आपको सही बता रहा हूँ। तो वो गेम खेल रहे, फोर्टनाइट खेल रहे होते हैं। तो आप मुझे बताएंगे, और फिर रात रात भर खेलते हैं, तो दिन भर सोते हैं, तो वो क्या खेलेंगे क्रिकेट? और वहां के लड़के मेहनत करते हैं। तो मेरे ख्याल में बुनियादी वजह यही है। एक तो उनको इंस्पिरेशन हुई कि यार उनके यहाँ यूनुस खान आ गया, उनके इतने बड़े बड़े खिलाड़ी आ गए, तो वो कहते हैं यार यासिर हमीद आ गया, एक वजाहतुल्लाह वासी था, आपको याद होगा 1999 के वर्ल्ड कप में ओपनर था सईद अनवर के साथ। तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स उनके यहाँ आना शुरू हुए कि जिन्होंने परफॉर्म किया। एक फास्ट बॉलर आया था फजले अकबर दुर्रानी, आपको याद होगा। वो बहुत सारे, तो उनके कई उनके यहाँ प्लेयर्स धड़ाधड़ आना शुरू हुए, जिसकी वजह से जो है ना वो इंस्पिरेशन लेते रहे और वो आते रहे। और कराची और लाहौर के यहाँ एक तो सियासत थी, दूसरे लड़कों को भी शौक खत्म हो गया, जिसकी वजह से टैलेंट अब यहाँ से नहीं आ रहा। नहीं बिल्कुल, हाँ। अब तो आजकल तो खैर मुझे लगता है कि कराची से शायद स्विमिंग के ज्यादा चांसेस है प्लेयर्स निकलने के। क्रिकेट तो आजकल ग्राउंड सारे स्विमिंग पूल बने हुए हैं। नहीं, स्विमिंग पे भी कहाँ लोग स्विमिंग कर रहे हैं, वो तो अब कश्तियां चल रही हैं, उन कश्तियों में लोग रेस्क्यू कर रहे हैं लोगों को। जी बस कुछ यही हाल है। फ्यूचर जो आगे सीरीज आ रही पाकिस्तान की, उसकी तरफ चलते हैं। सुनने में आया कि एक शायद न्यूजीलैंड का टूर होगा जनवरी में, लेकिन उससे पहले जिम्बाब्वे, हमारी फेवरेट टीम, सुना है कि आ रही है पाकिस्तान। कंफर्म नहीं है, लेकिन तो आपके ख्याल में क्या वही होगा जो होता है कि इसमें हर प्लेयर अपनी एवरेजेस 150-150 करके बढ़ा के अगले 3 साल तक जगह पक्की कर लेंगे, जैसे आपने देखा है कुछ प्लेयर्स अभी तक चल रहे हैं उसी 2 परफॉर्मेंसेस के ऊपर? बिल्कुल आपने सही कहा। हम लोग बांग्लादेश को बुला लेते हैं, हम लोग जिम्बाब्वे को बुला लेते हैं। वो तो श्रीलंका की बी टीम हमें हरा के चली गई सीरीज, जो आपको याद होगा T20 सीरीज 3-0। तो हम लोग इसी चक्कर में रहते हैं। और अपने घर में तो हर कोई शेर होता है ना अपने मोहल्ले में, तो हमने अपनी पिचेस पर उनको बुला के रगड़ा तो देना है, जिम्बाब्वे को भी रगड़ा देना है, और फिर बोर्ड की भी वाहवाह होगी। लेकिन उसके बाद जो न्यूजीलैंड का टूर है, वहां की पिचेस पर क्या करेंगे? पाकिस्तान का एक ओपनर था, उसकी चोट हल्की सी लगी, तो वो अपने आप को उसने अनफिट शो कर दिया। इंस्टेड ऑफ प्लेइंग अगेंस्ट न्यूजीलैंड ऑन टीवी पिचेस,
उसने कहा नहीं जी मैं तो अनफिट हूँ। तो लोग बचते हैं वहां पर खेलते हुए। तो अब देखें इन बच्चों को तो हराएंगे, ये तो देयर इज नो डाउट इन दैट कि बड़े लंबे लंबे स्कोर होंगे। लेकिन क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी यंगस्टर्स को इस सीरीज में मौका देगी, या फिर वही उन्हीं खिलाड़ियों पर इंतजार करेगी? मिसबा ये चाहेंगे कि जिम्बाब्वे से हारे ना, तो वो चाहेंगे कि सारे वही खिलाड़ी रहें जो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में थे। ये हमें देखना पड़ेगा। अब आप देखें ना, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में 29 लड़के ले गए थे, फिर 30वां लड़का आ गया मोहम्मद आमिर, तो 30 प्लेयर्स थे टोटल। 30 में से 21 खिलाड़ी खेले टेस्ट और T20। 9 ऐसे हैं जो बेचारे बगैर खेले हुए वापस आ रहे हैं। उन 9 में एक बेचारा मोहम्मद हसनैन भी शामिल है। आपको याद होगा पिछले साल वर्ल्ड कप पे वो गया था, घूम फिर कर वापस आ गया। और फिर उन 9 में फहीम अशरफ भी शामिल है, राना फहीम अशरफ उनका पूरा नाम है। उन 9 में काशिफ भट्टी भी शामिल है, जिसको ऑस्ट्रेलिया का भी दौरा कराया, बगैर खेले ले गए उसको। यहाँ पर पाकिस्तान में भी वो घूमता रहा, यहाँ पर भी ले गए, इंग्लैंड भी, और बगैर खेला गया। तो हमारी समझ में नहीं आता हमारी स्ट्रेटेजी क्या है। फिर इमरान खान जूनियर, उस्मान शिनवारी कहाँ गया, जो T20 का बड़ा अच्छा बॉलर समझा जाता था, वो भी सुहेल खान के जा रहा है वापस। सुहेल खान के साथ ज्यादती की, उसे टेस्ट खिलाना चाहिए था। वो वकार यूनुस ने नसीम शाह और उस पर ज्यादा एतमाद किया ना, नसीम शाह पे, वरना आई थिंक सुहेल खान डिजर्व करता था। हम बॉलिंग में पाकिस्तान नहीं जी, आप कंटिन्यू। मैं हम बॉलिंग में ज्यादा गैम्बल ले लेते हैं कि यंगस्टर्स को चांस देते हैं, नसीम को, शाहीन को, लेकिन बैटिंग में हमें लगता है कि सेफ ऑप्शन ही लगता है कि वही एक्सपीरियंस प्लेयर्स को जो लेके जाएं, जो कि अभी भी मेरे स्पेशली मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि अगर आप हार भी जाओ, एटलीस्ट अगर आपके यंग प्लेयर्स हैं तो उनको चांस, एक्सपोजर तो मिलेगा। हारने से कोई वो नहीं। हमने पाकिस्तान ने भी 600 रन खाए थे इंग्लैंड के खिलाफ, बट एटलीस्ट नसीम शाहीन वाले लर्न करेंगे इस एक्सपीरियंस से। अभी आप देखें ना, नहीं अभी आप देखें इंग्लैंड की टीम में ना बेन स्टोक्स था, ना जॉर्ज बटलर था, ना क्रिस वोक्स था। उन्होंने मार्क वुड को भी नहीं खिलाया। उन्होंने अपने सारे यंगस्टर, उनकी बॉलिंग तो बहुत हल्की थी। आप नोट करेंगे 190 जो हमने, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम पाकिस्तानी बैट्समैन, लेकिन अगर आप उनकी बॉलिंग को देखें तो इट वाज नॉट सो पेनिट्रेटिव, सो इम्प्रेसिव। लेकिन फतह आखिर फतह होती जी। आर्चर भी नहीं था ना उनका मेन, वो तो डेविड आर्चर भी नहीं था। आप देखें ना कितने उनके बॉलर्स नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद हम चले आखिरी जीत गए आंसू पोंछने के लिए, वरना बड़ा शोर मचता पाकिस्तान में, क्योंकि लोगों ने छुरियां तेज की हुई थी कि मिसबाउल हक को हटाया जाए हेड कोच से, और वकार यूनुस के थोड़ी इज्जत रख ली है, इज्जत रख ली आखिरी मैच जीत के। 5 रन से जीत गए हम, बड़ी बात हो गई। वकार यूनुस के भी चाहने वाले अब लोग कह रहे हैं वकार पाकिस्तान नहीं आ रहे, वो ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं हालांकि, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। और कुछ पाकिस्तानी, वहाँ आपके पास खबर होगी कि वो जो T20 टूर्नामेंट है उसमें वो खेल रहे हैं, जिसमें इमाद वसीम है, उसमें शाहीन आफरीदी है, सब खेलेंगे वहाँ पर। बाबर आजम भी सोमरसेट के, बाबर आजम तो समरसेट से खेलेंगे। जी जी जी। होपफुली वही बात है कि शायद यहाँ कंडीशंस में खेल कर उनको और एक्सपीरियंस मिले, और होपफुली पाकिस्तान का फायदा ही हो। एक बार भाई लास्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछना चाहो, एक स्पेसिफिक, आपने मोहम्मद आमिर का जिक्र किया कि उनको लास्ट मिनट टीम में बुलाया गया। ऑब्वियसली उनकी हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, वो तो सबको पता ही है कि उनको पीसीबी ने कितना सपोर्ट किया। उसके बावजूद उन्होंने टेस्ट मैच से रिटायर किया। लेकिन अभी मैं इनका रिसेंट एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि मुझे अब फैमिली का भी ख्याल रखना है, और लोगों के भी 20 करोड़ लोगों की एक्सपेक्टेशंस है मेरे ऊपर, तो ये हर मैच परफॉर्म भी करूँ तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल एक वो चीज़ है। लेकिन ये तो वही बात है कि अगर आप क्रिकेटर हैं तो ये तो एक स्टैंडर्ड चीज़ होनी चाहिए आपके लिए। तो इस तरह के बयानात देना, मतलब देखिए 28 साल उनकी उम्र है और कह रहे हैं फैमिली का भी ख्याल रखना है। उनको पाकिस्तान की सब कैप ने शनाख्त दी, पहचान दी। उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि मुझे पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर ने बताया, क्योंकि बेशतर पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर्स टेप टेनिस बॉल से खेलते हैं। हफीज जिनका निकनेम चंदा है, उनको भी बस में सरगोदा से बिठाकर ले जाते थे एज अ गेस्ट प्लेयर खिलाने के लिए टेप टेनिस बॉल वाले। मोहम्मद समी टेप टेनिस बॉल से खेलता रहा है, सुहेल तनवीर खेलता रहा है, क्रिकेटर जो खेलते रहे। तो हुआ ये कि एक क्रिकेटर ने मुझे बताया कि वो वहाँ पिंडी से गए खेलने के लिए, गुज्जर खान। तो उन्होंने कहा कि एक लड़का जो ऊंची सी शलवार पहने, फीते वाली चप्पल पहने, ऊंची कमीज पहने, बहुत तेज बॉलिंग कर रहा था और बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा था। तो हमने उससे कहा कि यार हमारे साथ चलोगे पिंडी क्रिकेट खेलने? तो उसने कहा मेरी अम्मी से पूछ ले। तो वो उसके घर गए, वहां से तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर दूर था उसका घर। वहां गए तो वो जो पंजाब में स्टाइल है कि कंगूरे वाले वो जो लगे होते हैं ना घर के ऊपर, बर्तन रख देते हैं ऊपर शेल्फ पे, वो था। तो
तो मतलब छोटा सा घर था, तो वहां गए तो उसकी माँ से कहा कि भाई हम इसको क्रिकेट खिलाने जाते हैं। उसकी माँ ने कहा मेरे कई बेटे हैं, तुम ऐसा करो कि इसको ले जाओ, इसको पढ़ाई भी कराना। तो वो उसको ले आए पिंडी। पिंडी जब ले आए, रावलपिंडी गुजर खान से ज्यादा दूर नहीं है रावलपिंडी, तो वहाँ एक साहब है जिनका नाम है आसिफ बाजवा, जो रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के ऑफिशियल भी रहे। तो आसिफ बाजवा साहब का स्कूल था एक पिंडी में। उस स्कूल में वो दिन में बच्चा पढ़ता था, रात को एक ऊपर कमरा था, वो कमरे में छत पर वहां पर सोता था कमरे में, और शाम को क्रिकेट खेलता था। और उसने जब नेक्स्ट में बॉलिंग की तो मुझे यूनुस खान ने कहा कि इकबाल भाई एक बड़ा तेज बॉलर आया है। मैंने क्या कहने लगा, मोहम्मद आमिर उसका नाम है और बहुत तेज बॉलिंग कर रहा है और मैं उसको श्रीलंका लेकर जाऊंगा। ये वर्ल्ड कप से पहले की बात है, जुलाई 2009 की। तो वो उसको श्रीलंका लेकर गए। उससे पहले आपको बताऊं 2008 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, अंडर 19 वर्ल्ड कप, जो भारत जीता था विराट कोहली की कप्तानी में, साउथ अफ्रीका को उन्होंने हराया था फाइनल में, और जिसमें मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान की जान से इमाद वसीम, उमर अकमल, अहमद शहजाद, शान मसूद सारे थे। उस टीम में मोहम्मद आमिर भी था, लेकिन उसको वहां पर वो हो गया जॉइंडस और वो नहीं खेल सका, और वो वापस आ गया मोहम्मद आमिर। और फिर उसके बाद वो 2009 में आया, और फिर 2009 में जुलाई में उसने श्रीलंका में इंटरनेशनल डेब्यू किया, फिर वर्ल्ड T20 में था। तो आप अंदाजा लगाएं कि एक खिलाड़ी जो इतनी तेजी से मंजर आम पर आया हो, तो उसने इस तरह का जो रवैया अख्तियार किया कि नो बॉल की, उससे पाकिस्तान की बदनामी हुई। और अब देखें, चले जो कुछ हुआ, सजा काट ली, सब कुछ अल्लाह ताला भी माफ कर देता है, चले सब कुछ हो गया। अब वो जब वापस आया, नजम सेठी साहब उसको एफर्ट्स करके लेकर आए, तो उसे पाकिस्तान का तो ख्याल करना चाहिए। जब लड़के मर रहे होते हैं, जब नहीं खेलते कि टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, टेस्ट क्रिकेटर बनना है, जब वो आ गया फिर उसने जो है वो पाकिस्तान को पीछे रख दिया कि फैमिली को देखना पड़ता है। तो और लोगों की फैमिली नहीं है, सिर्फ इसी की फैमिली है। मेरे ख्याल में ये जो है इसकी जस्टिफिकेशन नहीं बनती। और मैं तो हमेशा से ये कहता हूँ कि अगर आमिर चूजी है कि जी मैं T20 खेलूंगा, मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूंगा, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उसको सिलेक्ट ही नहीं करना चाहिए किसी फॉर्मेट। Exactly. हमारे पास बहुत सारे बॉलर्स आ रहे हैं, लेकिन आपने उसके हीरो बनाया हुआ है। उसकी क्या पिटाई हुई आपने देखा दूसरे T20 में, और फिर वो ऑस्कर अवार्ड के लिए अदाकारी करने लगा कि मसल पुल हो गया, बाहर चला गया, बाहर से रनिंग कर रहा है, बिल्कुल सही सी आपने देखा होगा टीवी पे। फिर अंदर आने लगा, टीम मैनेजमेंट को यही नहीं पता कि जितनी देर वो ग्राउंड से बाहर गया उतनी देर उसको बाहर रहना पड़ेगा, उसके बाद ही बॉलिंग कर सकेगा। लेकिन बस समझ नहीं आता। मैं समझता हूँ कि आमिर बहुत अच्छा टैलेंटेड बॉलर था, और जब इसकी हियरिंग वगैरह होती थी कतर से मुझे फोन भी करता था। तो मैं समझता हूँ कि आमिर इतना टैलेंटेड था, उसने अपना टैलेंट वेस्ट किया, और अब हमें उसे नहीं रखना चाहिए। अगर वो फैमिली पे तवज्जो दे रहा है तो बोलेंगे ठीक है भाई, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम अपने बच्चों का ख्याल करो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल एग्री करता हूँ। और जैसे आप देखें, हर कंट्री में कुछ ना कुछ प्लेयर के साथ प्रॉब्लम होती है। जैसे इंग्लैंड का देख लें, एलेक्स हेल्स बहुत बड़ा प्लेयर है उनका, जिसकी बहुत मतलब जो स्ट्रगल कर रहे थे वो लोग उसकी जगह बनती थी, लेकिन उसने पकड़ा गया वो ज़ाहिर गलत काम करते हुए, तो उसको उन्होंने निकाल दिया। उन्होंने नहीं जरूरत है हमें तुम्हारी, वर्ल्ड कप से पहले हुई बिल्कुल। तो वही हमें कभी बार एक मुश्किल स्टेप्स लेने चाहिए, लेकिन हम वही चले जा रहे हैं उन्हीं। आज वसीम अकरम ने भी ये कहा है कि आमिर नीड्स टू फाइट फॉर हिज प्लेस नाउ। मतलब कि इतनी उसकी इतनी जगह जो है वो बनती नहीं, क्योंकि आप देखें कि आपके पास मतलब शाहीन, अब्बास और ये सारे टेस्ट तो खैर वो वैसे ही नहीं खेला, लेकिन इवन T20 के अंदर भी आप यंग लोगों को चांस दें उसकी जगह पे, एंड ही हैजंट बीन वेरी सुपर इंप्रेसिव। भाई देखे ना वो पुराने वाला आमिर नहीं रहा वो। यू आर एब्सोल्युटली राइट। आप देखे ना कि मूसा खान को इन्होंने टेस्ट खिला दिया था, वहां याद है आपको, ऑस्ट्रेलिया में। मूसा खान कहाँ चला गया? हाँ, ऑस्ट्रेलिया में खिला दिया। मतलब इनको चाहिए, हसनैन है, इनको ग्रूम करें। ये दीज आर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, इनको ग्रूम करें। आपने एलेक्स हेल्स की बात की, मुझे याद आ गया 2004 की चैंपियंस ट्रॉफी में मैं इंग्लैंड में था, तो एलेक्स हेल्स ने, मुझे याद है, शोएब अख्तर के साथ तस्वीर बनाई। बहुत छोटा था, 16 साल पहले की बात है। तो उसने शोएब अख्तर के साथ तस्वीर बनाई, बाद में उसने तस्वीर वो अपने सोशल मीडिया पे डाली शोएब अख्तर ने, कि एक छोटा सा बच्चा, किसे पता था कि ये छक्के लगाएगा। फिर उसने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में बहुत अच्छी बैटिंग की थी, आपको याद होगा जी, वो एक 444 उन्होंने किया था। हाँ, उसमें वो सही ट्रेंट जलाई ब्रिज नॉटिंगम में, मुझे याद है, सही मैं बता रहा हूँ ना आपको, ट्रेंट ब्रिज नॉटिंगम। बिल्कुल बिल्कुल सही। मेरे पास कुछ लिखा हुआ नहीं है, आप दोनों देखें, जाहिद और वलीद, नहीं सिर्फ बिल्कुल माशाल्लाह। मुझे नहीं, वो तो मेमोरी तो माशाल्लाह सबको आपकी फेमस है। जाते जाते बाबा एक लास्ट क्वेश्चन क्रिकेट से हमने शुरू किया था। ज़ाहिर आपके बहुत सारे इंटरव्यूज फेमस भी रहे हैं, काफी शोर भी मचा है। 2-3 अगर मैं जिक्र कर दूं, लेकिन आपसे पूछूंगा आपका फेवरेट कौन सा है।
एक नॉन क्रिकेट रिलेटेड था, आई थिंक एक पॉलिटिशियन स्लैश पीएफएफ के हेड भी थे, फैसल साले हयात साहब, उनके साथ एक बहुत फेमस इंटरव्यू आपका है तौकीर जिया साहब के पास, स्पेशली जब उन्होंने अपने बेटे को खिलाया था, एक वो इंटरव्यू है। एक शोएब अख्तर के साथ मुझे याद है एक आपका है। तो 2-3 सारे डिफरेंट नेटवर्क्स आ रहे हैं। आपके ख्याल में कौन सा एक ऐसा इंटरव्यू है जो आपके लिए यादगार रहेगा फॉर आई गेस कंट्रोवर्सी की वजह से, लेकिन एक होता है ना कि ये बड़ा मुश्किल इंटरव्यू था? देखिए, मैंने बेशुमार लोगों के 1000 से ज्यादा मेरे प्रोग्राम थे बोलें क्या बात है, जो जियो सुपर पे होता था, जब मैं कॉल के लिए मुड़ता था और कहता था बोलें क्या बात है, तो लोग जो भी आते थे तो वो मुझसे, मैं सवाल जब करते थे, जैसे अगर किसी ने कहा मैंने कि मैं चकवाल से बात कर रहा हूँ, तो मैं उससे कहता था चकवाल में तो पहलवान की रेवड़ियां बड़ी मशहूर हैं, वो कहता मैं आपको भिजवा दूंगा। तो लोगों में सेंस ऑफ बिलोंगिंग आता था ना। और मैंने इतने सारे इंटरव्यूज किए, लेकिन जो सबसे मुझे डिफिकल्ट इंटरव्यू लगा वो कासिम उमर का लगा। उसके साथ 2 घंटे मुझे गुजारने थे, और वो मौजूदा वजीर आजम इमरान खान के सख्त दुश्मन है, आपको पता है कि बहुत ही उनके करीबी दोस्तों में शुमार होते। हाँ, वो जो थे ना, वो कासिम उमर को लाइव में कंट्रोल, हालांकि पहले मैं समझता था सरफराज नवाज को मुश्किल है, लेकिन कासिम उमर को लाइव में कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल था। मैं अपनी रिसर्च करके गया था, क्योंकि वो हर चीज को घुमा फिरा के इमरान खान की तरफ ले जाते थे। तो मैंने जब उनका इंटरव्यू करना शुरू किया तो वो शुरू हो गए, तो मैं भी पूरी तैयारी से गया था। तो मैंने कहा कासिम उमर साहब, आप क्या बात कर रहे हैं यार इमरान खान की, आपने तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के ब्लेजर्स बेच दिए ऑस्ट्रेलिया में, हैं, चैरिटी का कहकर। तो वो घबराया, कहता है वो तो चैरिटी में थे। तो मैंने कहा अगर चैरिटी में थे तो आप अपना ब्लेजर ले जाके बेचते ना, आपने तो मोहसिन खान से भी ले लिया, आसिम मुश्तबा से भी ले लिया, सब प्लेयर्स के। तो वो घबराया, बैकफुट पर आया कि ये तो जानता है। फिर मैंने उसको झटके जब देने शुरू किए तो ब्रेक में उसने मुझसे कहा कि यार कुछ हमारे बारे में पॉजिटिव भी पूछ लो। तो मतलब वो कासिम उमर वाज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वो बड़े ब्लंट थे, और वो नैरोबी में पैदा हुए कासिम उमर, आपको पता है, कीनिया में। और फिर उनके पेरेंट्स जो थे वो माइग्रेट करके कराची आ गए। अपने इंटरव्यू में उन्होंने मुझे कहा कि इकबाल साहब, हम लोग तो बड़े अमीर लोग होते थे, 70 की बात है, हमारे पास मोटर कार होती थी, उस वक्त मोटर कार कहते थे गाड़ी को, हमारे मोटर कार होती थी, ये सब तो पैदल घूमते थे। तो वो इतना ब्लंट आदमी था कि उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल था। लेकिन वो कहते हैं ना, लोहे को लोहा काटता है, तो मैं अपनी इतनी तैयारी से गया था कि मैंने उसको उल्टा घुमाना शुरू कर दिया। ऐसी एक मर्तबा सरफराज नवाज जो थे, वो मैं आपको थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन बता ही दूं ना, सिली पॉइंट है। तो सरफराज नवाज मेरे शो में माजिद खान आया, माजिद खान माइटी खान की रिस्पेक्ट है, पढ़ा लिखा आदमी, वो आ गए। तो वो सरफराज नवाज ने ना कहा कि मुझे लाइन पे ले लो। अब मुझे नहीं पता था, मेरे प्रोड्यूसर ने कहा जी सरफराज नवाज लाइन पे। अब मैं लाइव में कुछ नहीं कह सकता था। अब मैंने लाइन पे जब उनको लिया तो वो माजिद खान से दुश्मनी निकाल लेते। आपको याद होगा 79 में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का इंडिया का दौरा था, जिसमें माजिद खान वगैरह सरफराज नवाज को नहीं लेकर गए थे, उनको बिठा दिया गया था पाकिस्तानी टीम से। सिकंदर बख्त ने उधर आउट किए थे, इमरान खान गए थे। तो सरफराज अपनी पर्सनल गरज निकाल लेते, कहने लगे ये जो आदमी आपके सामने बैठे हैं ये क्या बात कर रहे हैं। तो मैंने उसको कहा होल्ड ऑन सरफराज साहब। कहने लगे क्या? मैंने कहा आपका नाम मलिक सरफराज नवाज है? कहते हैं हाँ। मैंने कहा आप मजंग में क्रिकेट खेला करते थे? कहता है हाँ। मैंने कहा आपकी आवाज इतनी बारीक होती थी कि जब आप अपील करते थे तो बाहर तक आवाज नहीं जाती थी। तो मैंने कहा फिर आपको किसी ने मशवरा दिया कि आप अपने गले का ऑपरेशन कराएं, और जब आपने ऑपरेशन करा दिया तो आप इस तरह से बोलना शुरू हो गए कि चुप ही नहीं होते। तो वो उसी में घूम गया। उसने कहा कि माजिद खान भूल गया वो। तो मैंने कहा आप ठेकेदारी का भी काम करते हैं, मलिक सरफराज नवाज जो ठेकेदारी भी करते हैं। वो घबरा गया कि ये क्या, मैं इसने मुझे काम अपने में गुम हो गया। तो ये एंकर का एक काम होना चाहिए कि एंकर को इतनी ग्रिप होनी चाहिए कि वो दूसरे को घुमाए। फिर माजिद खान मुझे ब्रेक में कहने लगे यार वेरी वेल डन इकबाल, वो बड़ा शरीफ आदमी है, मैं उससे क्या लड़ाई करा था। लेकिन इस तरह से होता है पाकिस्तान क्रिकेट। नहीं वो तो जरूर बिल्कुल होता है। जैसे आपने बात की बोले क्या बात है कि एक वही बात है, इतना इम्प्रेसिव मुझे लगता था कि आप चले आप इंटरव्यूज में तो रिसर्च करते हैं। अब जैसे हमने ये शुरू किया था, इतना मुश्किल होता है मेमोराइज करना, लेकिन जैसे बोले क्या बाद में तो कॉलर कुछ भी बोल सकते हैं, किसी भी प्लेयर का नाम ले ले कभी भी, तो ऑन द स्पॉट याद करना किसी के बारे में कुछ मतलब बहुत इम्प्रेसिव। मैं ये कह रहा हूँ अभी मेरा YouTube चैनल भी आ रहा है MIB स्पोर्ट्स के नाम से। चले इंशाल्लाह हम सब्सक्राइब करेंगे। और नहीं, इट वाज प्लेजर टू टॉक बोथ ऑफ यू, वलीद और जाहिद। मुझे नाम याद है वलीद खान मुझे ये भी नाम याद है। जी
देख लें। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल भाई। बहुत शुक्रिया। इट्स अ प्लेजर। Thank you नहीं, very बहुत much, शुक्रिया। बहुत मजा आया। आई होप कि आपके साथ गुफ्तगू करके आपको मजा आया होगा, कि कुछ बहुत insight ज्यादा। मिली होंगी। बहुत और बहुत आपसे ज्यादा मैं बोला हूँ, आप लोगों को तो बोलने ही दिया मैंने। नहीं नहीं, हमने जाहिर है पर्पस ये था कि आपकी हम इनपुट लें। बहुत मजा आया। थैंक यू वेरी जी। मच। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके थैंक यू। ओके।